नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना जुबैर। और आज की ताज़ा खबर में जिन खास खबरों पर हमारी नज़र रहने वाली है उनमें सबसे अहम खबर है अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज के ताल्लुक से। जी हां, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तलबा तंजीमों ने आज बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। बाएं बाजू के साथ अजीम इत्तेहाद की जमातों ने इस बंद की हिमायत की है। तलबा तंजीमों यानी स्टूडेंट्स यूनियन ने हुकूमत को इस स्कीम को वापस लेने के लिए 72 घंटों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। फिर खबर रहेगी हैदराबाद से। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज में नौजवान राकेश की मौत पर तेलंगाना हुकूमत ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। महलूक के अहले खाना को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही खानदान के एक फर्द को सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। सीएम केसीआर ने कहा कि महलूक राकेश मरकज की इख्तियार करदा गलत पॉलिसी का शिकार हुआ है। खबर अग्निपथ स्कीम के हवाले से है। कई रियासतों में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक जायजा मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में तीनों अफवाज के सरबराहान मौजूद रहेंगे। स्कीम से मुतालिक मजीद गौर खौज किया जाएगा। फिर जम्मू कश्मीर से भी एक बेहद अहम खबर। जम्मू कश्मीर के संबूरा में एसआई की लाश मिली है। धान के खेत पे एसआई फारूक अहमद की लाश पाई गई। दिल के करीब गोली का निशान पाया गया है। यूपी बोर्ड के रिजल्ट के ताल्लुक से भी खबर है। यूपी बोर्ड के 10th और 12th क्लास के इम्तिहानात में शरीक तलबा बोर्ड के इम्तिहानात के नताइज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तलबा का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। बोर्ड की जानिब से इम्तिहान के रिजल्ट का आज ऐलान कर दिया जाएगा। फिर खबर वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुक से है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात के 2 रोज़ा दौरे का आज आखिरी दिन है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी वालदा के 100वें जन्मदिन पर उनसे खास मुलाकात की, उनका आशीर्वाद भी लिया। ये खबरें, कुछ और खबरें आज की ताज़ा खबर। शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पामपोर के संबूरा में धान के खेत में एसआई यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर की लाश मिली है। इसके बाद इलाके में खौफ व दहशत का माहौल है। मज़कूरा एसआई की शिनाख्त पामपोर से ताल्लुक़ रखने वाले फारूक अहमद के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि फारूक अहमद लेतापुरा में ओएसआई की हैसियत से तैनात थे। इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि फारूक अहमद के सीने में गोलियां चलाई गई हैं। बताया जा रहा है कि ये वाक़या देर रात पेश आया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जिस अंदाज में ये वाक़या पेश आया है उससे एक बार फिर टारगेट किलिंग के खदशात बढ़ गए हैं। पामपोर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मंजूर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो वाक़या पूरा पेश आया है, क्या कुछ तफसीलात में अभी तक निकल कर सामने आया है? जी हिना, ये जो फारूक अहमद मीर है ये कल छुट्टी पर गया था और 9 बजे के करीब अपने खेतों में पानी भरने गया था, क्योंकि खुशक साली है इसलिए वो पानी खेतों में पानी भरने गया था। उस दौरान जब घर वालों ने इनके साथ देर 12 बजे तक कांटेक्ट किया, लेकिन इनके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर वो ढूंढने निकले तो उसके बाद उनको इनकी लाश मिली। तो उसके बाद पुलिस को मुतल्ला किया गया। जब पुलिस आई तो उन्होंने देखा तो वहाँ कुछ गोलियों के जो खोखे थे वो पड़े थे। तो उसके बाद पुलिस ने अपनी ये जो लाश थी अपने में तहवील में ली और इस वक्त जो है इसकी जो रेसलिंग सेरेमनी है वो अंजाम दी गई। यहाँ पे एडीजीपी थे और डीआईजी साउथ कश्मीर थे, उन्होंने यहाँ जो है इसकी रेसलिंग सेरेमनी अंजाम दी। और यहाँ जो मुकामी लोग थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उनका कहना है कि ये जो फारूक अहमद मीर थे ये काफी शरीफुल नफ्स इंसान थे और ये लोगों को मदद करते थे। उन्होंने इसकी जो ये हलाकत हुई है इसको कंडम किया है। कहा कि अगर ऐसे लोगों को मारा जाए तो फिर क्या बचता है, अगर ऐसे शरीफ लोगों को मारा जाए। मंजूर, उनकी फैमिली में कौन कौन है, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी है क्या? जी हिना, ये जो फारूक अहमद मीर है इसके 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। एक बेटी इसकी बांग्लादेश में एमबीबीएस की ट्रेनिंग कर रही है, वो इसको अभी पता नहीं चला है। लेकिन जो इसकी छोटी बेटी और उसका छोटा बेटा जो मैंने इसमें जोलत में भेजा है, वो 3 बच्चे हैं इसके और इसका बूढ़ा माँ बाप है। ये जानकारी हमें मिली है ना। जी मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मरकज की मोदी हुकूमत फौज में भर्ती की नई अग्निपथ स्कीम में घिरती हुई नजर आ रही है। एक जानिब मुल्क भर में
अग्निपथ स्कीम की मुसलसल मुखालिफत हो रही है। इस दौरान कुछ तलबा तंजीमों ने बिहार बंद की कॉल दी है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तलबा तंजीमों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। इसमें बाएं बाजू के साथ साथ अजीम इत्तेहाद की जमातों ने तलबा तंजीमों की हिमायत की है। आयसा के साथ साथ आर्मी भर्ती जवान मोर्चा और रोजगार संघर्ष मुत्तहदा मुहाज ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज में बिहार बंद की कॉल दी है। तलबा तंजीमों ने हुकूमत को इस स्कीम को वापस लेने के लिए 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। एहतजाज के मद्देनजर बिहार के 15 अजला में 19 जून तक इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है। सिवान और गोपालगंज में दफा 144 को नाफिज कर दिया गया है। बिहार हुकूमत ने अलर्ट जारी करते हुए रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। बिहार में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज ताजा तस्वीरें जहानाबाद से आई हैं, जहां शरपसंदों ने एक ट्रक और एक बस को आग के हवाले कर दिया। वाज़ेह रहे कि कल बिहार में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज में 60 से ज्यादा रेल कोच, 10 से ज्यादा इंजन को नुकसान पहुंचाया गया। इससे रेलवे को तकरीबन 226 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि मरकज की मोदी हुकूमत फौज में भर्ती की नई अग्निपथ स्कीम में घिरती नजर आ रही है। एक तरफ मुल्क भर में अग्निपथ स्कीम की मुसलसल मुखालिफत हो रही है। इस दौरान कुछ तलबा तंजीमों ने बिहार बंद की कॉल दी है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तलबा तंजीमों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि इसमें बाएं बाजू के साथ साथ अजीम इत्तेहाद की जमातों ने तलबा तंजीमों की हिमायत की है। आयसा के साथ साथ आर्मी भर्ती जवान मोर्चा, रोजगार संघर्ष मुत्तहदा मुहाज ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज में बिहार बंद की कॉल दी है। स्टूडेंट्स यूनियन ने हुकूमत को इस स्कीम को वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे डाला है और इस एहतजाज को देखते हुए बिहार के 15 अजला में 19 जून तक इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है। साथ ही सिवान और गोपालगंज में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। बिहार हुकूमत ने अलर्ट जारी करते हुए रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी में भी इजाफा किया है। और नाज़रीन, जिस तरह से लगातार हमने आपको बताया, बिहार में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी जिस तरह से हमने आपको बताया कि बिहार में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है, ताज़ा तस्वीरें जहानाबाद से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शरपसंदों ने एक ट्रक और एक बस को नजर आतिश किया। वाज़ेह है कि कल बिहार में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज में 60 से ज्यादा रेल कोच और 10 से ज्यादा ट्रेन के इंजनों को नुकसान पहुंचाया गया और जो तखमीना लगाया गया है उसके मुताबिक रेलवे को 226 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो लगातार बिहार में कल जिस तरह से ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया था, उसके मुतालिक हमने आपको तमाम तर खबरें दिखाई थी। न सिर्फ बिहार बल्कि ये एहतजाज मुख्तलिफ रियासतों में भी देखा गया और आज बिहार में बंद की कॉल दी गई है। तो अग्निपथ स्कीम के खिलाफ लगातार एहतजाज जारी है। जहानाबाद से आज सुबह ये खबर आई है कि शरपसंदों का एहतजाज है। पटना से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर रवि एस नारायण। रवि जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं बिहार से लगातार, ये जो प्रोटेस्ट है ये कहीं ना कहीं अब दूसरा ही रुख इख्तियार करता जा रहा है। जिस तरह से तमाम तर ट्रेन्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो सरकारी इमलाक है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आज इस बंद की कॉल दी गई है। सिक्योरिटी को लेकर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, जिस ढंग से घटनाएं पिछले 3 दिनों से पटना में और शायद पूरे बिहार भर से देखने को मिल रही है,
और जिस ढंग से ट्रेनों को जलाया गया है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, उसके बाद आज छात्र संगठन जितने भी हैं उन्होंने बंद का कॉल किया है और तमाम राजनीतिक दल जो है उसका आज समर्थन कर रहे हैं। सुरक्षा के अगर लिहाज से कहे तो पूरे पटना सहित तमाम जगहों पे 35 कंपनियां जो है अर्धसैनिक बलों की लगाई गई है कि किसी भी सूरत हाल में इसे संभाला जा सके और जो घटनाएं पिछले 3 दिनों से देखने को मिली है वो आज कम से कम ना हो सके। अब आपको बता दूं कि रेलवे स्टेशन हो वहां पे अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो लगाए गए हैं। सुबह 5 बजे से ही जो फोर्स है वो लगा दिए गए हैं। डीएमएसपी जो है लगातार गश्त कर रहे हैं और नजरें बना के रखी जा रही है। पिछले रात में जो है जहाँ पे लॉज और हॉस्टल्स है जहाँ पे छात्र बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं वहाँ पूरी रात छापेमारी की गई है कि कहीं से भी कोई संगठन जुड़ करके कोई ऐसी हरकत ना करे जो खतरा बन सके। तो इसे लेकर के गिरफ्तारियां भी की गई है और जैसे जैसे अभी फिलहाल जो परिवहन ठीक है, आवाजाही भी बिल्कुल सामान्य दिख रहा है। अब जैसे जैसे दिन चढ़ता है ये देखने वाली बात होगी कि स्थितियां कैसी बनी रहती है। रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सबके बीच में जो रेलवे स्टेशन पर या जो मुसाफिर हैं उनके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन तमाम हंगामे का खमियाजा जो है वो एक आम आदमी को ही भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ही ना, देखिए सबसे ज्यादा जो नुकसान और मुसीबत जो है वो उन यात्रियों को झेलना पड़ रहा है जो ट्रेन का सफर कर रहे हैं। अभी आपको बता दूं कि पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर जंक्शन में हजारों की संख्या में जो यात्री है तो कोई पिछले 24 घंटों से, कोई 48 घंटों से, 2 दिन से फंसा हुआ है। कोई ट्रेन नहीं मिल पा रही है, सारी ट्रेनें जो है वो कैंसिल कर दी गई है। कई ऐसे परिवार है जो नेपाल से आए हुए थे, उन्हें हरियाणा जाना है, किन्हीं को दिल्ली जाना है। तमाम लोग परिवार छोटे छोटे बच्चों के साथ फंसे हुए हैं। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि 2 से 3 बजे के बाद जब स्थितियां सामान्य होंगी तब कुछ ट्रेनें जो है यहाँ से निकाली जाएंगी। जिनका ट्रेन कैंसिलेशन करना है, रिफंड अगर लेना है तो उनके लिए व्यवस्था अतिरिक्त काउंटर जो है एक्स्ट्रा काउंटर्स खोले गए हैं और वहाँ के लिए कैंसिलेशन जो चार्ज लगता है वो भी माफ कर दिया गया है। तो ये व्यवस्था रेलवे की तरफ से कर दी गई है। और रवि जी, इंटरनेट सर्विसेज भी जो है वो कुछ अजला में बताया जा रहा है कि बंद कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस ढंग से घटनाएं लगातार हो रही है और इंटरनेट के जरिए जो बातें हैं वो फैलाई जा रही है। 15 जिले ऐसे हैं जहाँ पे पूरी तरह से इंटरनेट व्यवस्था जो है वो ठप कर दिया गया है। देखिए 38 जिले हैं पूरे बिहार में, उसमें 15 जिले में पूरी तरह से इंटरनेट व्यवस्था अगले दिन तक के लिए 19 तारीख तक के लिए ठप कर दी गई है। तो ये एक सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाया गया है। बिल्कुल, तो आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है सिक्योरिटी को देखते हुए और क्या कुछ वहां पर हालात रहेंगे उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तेलंगाना के शहर सिकंदराबाद में भी कल जबरदस्त एहतजाज देखा गया। एहतजाज के दौरान एक नौजवान राकेश की मौत तक हो गई। एहतजाज में हलाक होने वाले राकेश नामी नौजवान के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान कर दिया। इसके अलावा महलूक के खानदान से एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला केसीआर ने राकेश की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया। केसीआर ने राकेश के अफराद खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। वाज़ेह है कि राकेश का ताल्लुक तेलंगाना रियासत के जिला वारंगल से है और वो आर्मी में भर्ती के लिए 3 साल से तैयारी कर रहा था। मोदी हुकूमत की जानिब से अग्निपथ स्कीम के ऐलान के बाद वो काफी मायूस हो गया था। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हो रहे तलबा तंजीमों के एहतजाज के बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज एक अहम मीटिंग तलब की है। मीटिंग में तीनों अफवाज के सरबराहान मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में अग्निपथ स्कीम से मुताल्लिक मजीद गौर खौस किया जा सकता है। मीटिंग में नाराज तलबा के एतराजात को लेकर तबादला ख्याल किया जा सकता है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे संदीप बोल हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे आज बेहद अहम ये मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में ये जो स्कीम है इसके ताल्लुक से काफी अहम जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। आपसे इसकी डिटेल्स चाहेंगे। हाँ हिना, देखिए अभी जो टाइमिंग दिया गया है बताया जा रहा है टेंटेटिव टाइम जो है 11 बजे ये बैठक हो सकती है। दरअसल ये बैठक एक रिव्यू बैठक है जो कि रक्षा मंत्री लेंगे और जिसमें तीनों सेना प्रमुख जो है वो मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी समय इसलिए
टेंटेटिव बताया जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल थल सेना प्रमुख जो है एक पीओपी कार्यक्रम में जो है वो दिल्ली से बाहर है, हैदराबाद में है। तो ऐसे में जब वो लौटेंगे तो हो सकता है कि ये जो समय है ये आगे बढ़ सकता है। दूसरी चीज ये है कि इस बैठक में ये देखा जाएगा कि आखिर क्योंकि ये अनाउंसमेंट इन्हीं लोगों की तरफ से हुआ था, रक्षा मंत्री थे, तीनों चीज थे, ऐसे में आगे किस तरीके की चीजें जो है वो हो सकती है, क्योंकि लगातार जो है आक्रोश बढ़ रहा है, युवा सड़कों पर है और जिस तरीके से आगजनी हो रही है, जाहिर सी बात है कि युवाओं को इस स्कीम के बारे में जल्द से जल्द समझाना, किस तरीके से उनको समझाया जाए, कैसे जो है उनके जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां खराब हुई तो 2 साल का जो है एक्सटेंशन, रेज रिलैक्सेशन भी जो है दिया गया। तो आगे की रणनीति क्या हो सकती है, किस तरीके से ये मैसेज पहुंचाया जाए कि वो जो स्कीम है ये बेहतर स्कीम है, तो उसको लेकर एक रिव्यू बैठक करेंगे और मौजूदा हालातों का जो है जायजा लिया जाएगा रक्षा मंत्री द्वारा। जी संदीप, लगातार इस अहम मीटिंग के ताल्लुक से हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। गाजियाबाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड ट्रांसफार्मर से भरा एक ट्रक कंटेनर से टकरा गया। ट्रक में टकराते ही आग लग गई। फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पा लिया। यह हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कानून साज काउंसिल की खाली पड़ी 10 सीटों के लिए इंतखाब होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के इंतखाबात से पहले शिवसेना ने अपने अरकान असेंबली को शुमाल मशरक़ी मुंबई के पवई में वाक़े रेनेंस होटल में रखा है। बताया जा रहा है कि शिवसेना ने यह फैसला गुज़िश्ता हफ्ते हुए राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी की जीत की वजह से लिया। देर रात शिवसेना के एमएलए और काबीना वजीर आदित्य ठाकरे भी रेनेसेंस होटल पहुंचे। राज्यसभा इंतखाबात की तरह कानून साज काउंसिल का मुकाबला करीबी होने की उम्मीद है, क्योंकि कानून साज काउंसिल की 10 खाली पड़ी नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं।
मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, कानून साज काउंसिल के लिए आज इंतखाबात होने हैं, बेहद अहम इनको भी माना जा रहा है, क्या कुछ है इसके ताल्लुक से तफसीलात? देखिए, महाराष्ट्र में विधान परिषद के 10 सीटों के लिए जो चुनाव है 20 जून को होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर सभी की जो निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि राज्यसभा के जो चुनाव थे उस दौरान बीजेपी के पास आंकड़े नहीं होने के बावजूद भी जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के नेताओं को शिकस्त मिली है, इसके बाद कहीं ना कहीं आपसी मतभेद महाविकास आघाड़ी सरकार में साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। और इस बार 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसमें से शिवसेना के 2, कांग्रेस के 2, एनसीपी के 2 और बीजेपी ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं। इन 5 उम्मीदवारों के उतारने के बाद जो चुनावी रणनीति है सभी की तय हो गई है। सभी पार्टियां अपने विधायकों को फूटने से बचने के लिए, बाकायदा किसी भी तरह की कोई गुटबाजी ना हो उसका भी ख्याल रखने के लिए सभी को अब होटल में शिफ्ट करने की तैयारियों में जुट चुके हैं। कल देर रात जिस तरह से शिवसेना ने अपने विधायकों की एक बैठक ली, साथ ही जो उनके समर्थक विधायक थे उनकी बैठक ली, उसके बाद उन्हें होटल रिनाइसेंस में ले जाकर रखा गया है। करीब 55 विधायक जो है शिवसेना के हैं, साथ ही 6 से ज़्यादा जो सपोर्ट विधायक करने वाले हैं वो उनके साथ है। और साथ ही देखा गया है कि आज देर शाम एनसीपी की भी बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद उन सभी विधायकों को होटल ट्राइडेंट में रखा जाएगा। बीजेपी की आज देर शाम तक बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद उनके सभी विधायक जो समर्थक हैं उन सभी को होटल ताज प्रेसिडेंट में रखा जाएगा। कांग्रेस की शाम में बैठक है अपने कार्यालय में। तो होटल कल्चर शुरू हो चुका है और जिस तरह से देखा गया है पिछली शिकस्त के बाद अब महाविकास आघाड़ी सरकार में आपसी मतभेद दिखाई देने लगे। कांग्रेस और एनसीपी के जो बड़े नेता हैं, जो शिवसेना को समर्थन देने वाले विधायक हैं, उन्हें फोन करने लगे हैं कि अहम रहेगा कि किस तरह से एक अपने जो उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या कुछ यहाँ हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम तर तफसीलात के लिए। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, अग्निपथ स्कीम से मुतालिक मरकजी वज़ारत दाखिला का एक बड़ा फैसला। नौजवानों की नाराजगी को कम करने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है। अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और आसाम राइफल्स में रिजर्वेशन 10% आज़ामियां रिजर्व करने का फैसला किया गया है। दोनों फोर्सेस में भर्ती के लिए अग्निवीरों के लिए उम्र की हद में 3 साल की तौसीह की गई है। पहले बैच के लिए उम्र में 5 साल की तौसीह की गई है। तो बेहद अहम खबर, अग्निपथ स्कीम से मुतालिक मरकजी वज़ारत दाखिला का एक बेहद अहम फैसला सामने आया है। नौजवानों की नाराजगी को कम करने की कोशिश की जा रही है। अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और आसाम राइफल्स में 10% आसामियां रिजर्व करने का अहम फैसला लिया गया है। दोनों फोर्सेस में भर्ती के लिए अग्निवीरों के लिए उम्र की जो हद है यानी एज लिमिट उसमें 3 साल की तौसीह की गई है। पहले बैच के लिए उम्र में 5 साल की तौसीह की गई है। तो नौजवानों की नाराजगी को कम करने की कोशिश, बेहद अहम ये खबर। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इसको लेकर कहीं ना कहीं नौजवानों में नाराजगी देखी जा रही है और मीटिंग का दौर भी जो है वो मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी है। साथ ही साथ अपीलें की जा रही हैं और अब मरकजी वज़ारत दाखिला का बेहद अहम फैसला सामने आया है। अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और आसाम राइफल्स में रिजर्वेशन किया गया है। 10% आसामियां रिजर्व करने का फैसला किया गया है। दोनों फोर्सेस में भर्ती के लिए अग्निवीरों के लिए एज लिमिट में 3 साल की तौसीह की गई है। सबसे अहम ये कि पहले बैच के लिए उम्र में 5 साल की तौसीह की गई है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, बेहद अहम ये खबर आ रही है, आपसे इसकी डिटेल्स चाहेंगे। देखिए हिना, आपको याद दिलाते हैं कि जिस दिन अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी उसके अगले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि जो अग्निपथ योजना के जो युवा हैं वो 4 साल पूरा करने के बाद उनको पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी सीएपीएफ और असम राइफल्स में उनको भर्ती में प्रायोरिटी दी जाएगी। और उसको लेकर गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि इस पर एक योजना पर, एक पॉलिसी पर अभी से काम शुरू हो चुका है। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि जो सीएपीएफ और असम राइफल्स हैं वहां पर 10% जो वैकेंसीज हैं उनको रिजर्व किया जाएगा अग्निवीरों के लिए, जो 4 साल की अपनी
ड्यूटी पूरी कर लेंगे, 4 साल सब करेंगे आर्मी के तीनों विंग्स में। उसके बाद 10% उनके रिजर्व किया जाएगा सीएपीएफ के अंदर, और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उन्होंने बताया है। और दूसरी अहम बात ये भी उन्होंने बताई है कि असम राइफल्स और सीएपीएफ में भर्ती के लिए जो एज लिमिट है उसमें 3 साल की छूट दी जाएगी, और जो पहला बैच है उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। तो कुल मिलाकर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि 4 साल पूरा करने के बाद जो अग्निवीर हैं उनको सीएपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेज में आगे भी वो देश की सेवा करते रहेंगे। लेकिन एक अहम बात आपको और बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से वो राज्यसभा में अब से कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें कहा गया था कि करीब 73,000 वैकेंसी सीएपीएफ में आज की तारीख में भी हैं। तो जाहिर तौर पर जो वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि ये पहले से ही ट्रेंड होंगे, प्रशिक्षित होंगे, और इनकी जो भर्ती होगी उसमें उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर ये एक विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस ट्वीट के बाद, इस जानकारी को सामने साझा करने के बाद जो प्रोटेस्ट लगातार देश में हो रहे हैं उसमें कमी होती है, यानी कि अब इस पे कन्विंस करना, जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन लोगों को, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कन्विंस करना कितना आसान। जी शैलेन, तो काफी अहम ये जानकारी आपने हमारे नाज़रीन को दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर के पामपोर के समूरा में धान के खेत में एसआई यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर की लाश मिली है, जिसके बाद इलाके में खौफ व दहशत का माहौल है। मज़कूरा एसआई की शिनाख्त पामपोर से ताल्लुक़ रखने वाले फारूक अहमद के तौर पर की गई है। वो 8 बजे निकले थे घर से, जो धान की खेती है उसमें पानी डालने के लिए। तो अब जब वो पानी लगाने के लिए गए थे उसमें, तो वहाँ से 8:40 से ये फ़ोन लगा रहे थे उनको, तो वहाँ से कोई कॉल वो रिसीव नहीं कर रहे थे। अब 1 बजे तक ये देख रहे थे भाई वो कॉल रिसीव करेंगे ना करेंगे, और आफ्टर 1 बजे ये अपने पड़ोसियों के घर गए। जब वो वहाँ देखे तो उन्होंने देखी डेड बॉडी, तो वो हमारे घर भी आए। तो वहाँ से जब हमने पुलिस को इतला की, पुलिस वहाँ पहुँचे और उनको वहाँ से उठा के ले गई हॉस्पिटल। और अभी जो ये पोजीशन आई, हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये मतलब इनकी क्या गलती है, किस वजह से इनको मारा गया। कोई मतलब कोई क्रिमिनल केस था इस पे, या कोई क्रूअल्टी थी इसमें, या कोई गिल्टी था ये किसी चीज में जिसकी वजह से इसको मारा गया। अगर ये किसी चीज में गिल्टी था, अगर नहीं था तो फिर क्यों इसे मारा गया, वो हमें पता चलना चाहिए। बस बाकी हमें कोई ये नहीं है। और दूसरा, सरकार की तरफ से हमें थोड़ी सी है कि इन पे हाथ रखे। इसके छोटा सा बच्चा है और 1-2 साल इससे बड़ी उसकी और एक बेटी है, 2 बेटियां और 1 बेटा है इसका। इनके ऊपर थोड़ा सा हाथ रखे सरकार, बस बाकी कुछ हमारा ये नहीं है सर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात के 2 रोज़ा दौरे का आज आखिरी दिन है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी वालदा के 100वें जन्मदिन पर उनसे खास मुलाकात की। न सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनका आशीर्वाद लिया। आज अपने इस दौरे के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी 21,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे, सगे बुनियाद रखेंगे। पीएम मोदी आज पावागढ़ पहाड़ी पर श्री कालिका माता मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी हेरिटेज फॉरेस्ट का भी दौरा करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers.